जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में भी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि कार्बन के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था कि कार्बन के जो रासायनिक गुणधर्म है ना, वो टोटल 4 आपको पढ़ना है। पहला था दहन, दूसरा था ऑक्सीकरण, और तीसरा था योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, और चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला मैंने पढ़ाया था कि दहन क्या होता है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो ईंधन हम लोग यूज करते हैं वो ईंधन क्या सही है या बेकार है। मतलब कि कौन सा ईंधन अगर आप यूज करते हो, जैसे हम लोग एलपीजी यूज करते हैं, तो क्या वो सही है, या अगर आप लकड़ी पे खाना बनाते हो तो वो सही है। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा उस दहन वाले टॉपिक में। ठीक है, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑक्सीकरण क्या है और दूसरा यानी संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। तो मैंने बोर्ड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए पूरा डिटेल्स मैंने लिखा हुआ है। ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, यानी इस अभिक्रिया के अंतर्गत ना ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन विस्थापित होता है या हाइड्रोजन दूर हो जाता है, तो उस समय जो है ना कि ऑक्सीकरण होता है। आई बात समझ में? यानी जो अभिक्रिया ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और हाइड्रोजन का विस्थापन करती है या त्याग करती है, क्या करती है? त्याग करती है, तो वो अभिक्रिया ही आपका ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इस ऑक्सीकरण के लिए जो अभिक्रियाओं हम लोग प्रयोग करेंगे, उस अभिक्रिया के अंतर्गत पोटेशियम परमैंगनेट है ना, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ साथ ऊष्मा का प्रयोग करके हम लोग इस ऑक्सीकरण को चेक करेंगे कि आखिर में ये ऑक्सीकरण कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में जब ये पूछा जाएगा कि कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म के ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हो, तो जो मैं ये बताऊंगा यही सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ही ऑक्सीकरण कहलाती है। आई बात समझ में? अगर ऑक्सीजन कोई ग्रहण कर रहा है और हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है, तो जो ये प्रक्रिया हो रही है उसे ही ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का जो फार्मूला होता है KMnO4। KMnO4, के क्या है? पोटेशियम है, Mn क्या है? मैग्नीज है, और O क्या है? तो ऑक्सीजन है, जो मिलने से बनता है पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, चलिए, ये जो है कि क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की। ठीक है, तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट ये अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7। के क्या है? पोटेशियम, Cr क्या है? क्रोमियम, और O है ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार आपसे बहुविकल्पीय एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है या पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब इनके साथ मैंने क्या बताया कि अगर ऊष्मा आप प्रयोग करते हो तो जो विधि से जो भी बनेगा ना वो ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। देखिए, जैसे समझिए, यहाँ पे एक मैंने लिया हुआ है एथिल एल्कोहल, यानी जिसे गांव देहात की लैंग्वेज में कहा जाता है शराब, यानी C2H5OH। ये शराब यानी एथिल एल्कोहल, जिसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल।
याद रखिएगा। अब इस शराब में या एथिल अल्कोहल में क्या किया जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट है ना, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ साथ इसमें ऊष्मा दिया जाए, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, यानी जब एथिल अल्कोहल के अंदर ये मिलाया जाए और साथ ही साथ जब ऊष्मा दिया जाता है तो एसिटिक अम्ल यानी सिरका, याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल यानी सिरका, जिसे आईयूपीएसी में बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल CH3COOH बन जाता है। आई बात समझ में? यानी जब एथिल अल्कोहल को या एथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, के उपस्थिति में, है ना, जब ऊष्मा दिया जाता है तो ये एसिटिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिटिक अम्ल बन जाता है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, IUPAC नाम इसका है। क्या है? एथेनोइक अम्ल। अब देखिए, आप मेरी बात को समझिएगा, ये बनता कैसे है। तो देखिए, ये एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल है। क्या है? ये अल्कोहल है। तो देखिए, एथिल अल्कोहल यानी अगर अल्कोहल को, है ना, अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल क्या होता है ना कि अल्कोहल जब ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत का मतलब कि O, मैं ऊपर लिख देता हूँ O, जब अल्कोहल ऑक्सीकृत होता है तो ये बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा, एल्डिहाइड। क्या बनाता है? एल्डिहाइड। ये बनाता है एल्डिहाइड, ठीक है, क्या बनाता है? ये एल्डिहाइड। और जब एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होता है ना तो याद रखिएगा, ये हमारा बनाता है आपका ये अम्ल, ठीक है, ये क्या बनाता है? अम्ल बना लेता है। ये बात समझ में आ गया? यानी जब अल्कोहल ऑक्सीकृत होता है, यानी अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ये अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। देखिए, पैलेडियम और एक निकिल, ये दो तरह की ऐसी धातु हैं दोनों जो उत्प्रेरक का काम करती है। उत्प्रेरक क्या होता है कि कोई भी दूसरे अभिक्रिया हो, जिस अभिक्रिया के साथ कोई अगर चीज मिला दिया जाए और वो अभिक्रिया या तो तेज हो जाएगी या तो धीमी हो जाएगी, तो जिस पदार्थ को मिला रहे हो उसे ही उत्प्रेरक कहते हैं। आई बात समझ में? गांव देहात में भी लोग उत्प्रेरक का काम करते हैं। यानी जब दो व्यक्ति झगड़ा करते हैं तो एक व्यक्ति जब बीच में आता है तो या तो उस झगड़े को कम करा देगा या तो झगड़ा और बढ़ा देगा। तो जो व्यक्ति बीच में आया है ना, वही एक उत्प्रेरक है। क्या है वो? उत्प्रेरक है। तो ऐसे ही पैलेडियम और निकेल, ठीक है, ये दो धातुएं जो है कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं। तो पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, जब उपस्थित होता है उस समय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया योगात्मक या संकलन अभिक्रिया कहलाता है। आई बात समझ में? यानी जब पैलेडियम और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ करके जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में 1000 बार पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है। आप देखिएगा, कंपटीशन की मैं बात करता हूं कि संकलन अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम कौन करता है। तो संकलन या योगात्मक अभिक्रिया में पैलेडियम या निकेल, ये दो उत्प्रेरक का काम करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था ये कि पैलेडियम और निकेल
का प्रयोग किस अभिक्रिया में किया जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजनीकरण, है ना, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में जो है कि पैलेडियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। ये पैलेडियम और निकेल क्या काम करते हैं कि जो वनस्पति तेल होते हैं ना, वनस्पति तेल, उस वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आई बात समझे? जितने भी वनस्पति तेल होते हैं उसका अगर हाइड्रोजनीकरण करना हो, ठीक है, तो उस समय ये पैलेडियम या निकेल का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझे? पैलेडियम का सिंबल होता है Pd और निकेल का होता है Ni, याद रखिएगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे देखिए मैंने स्टार पॉइंट करके भी लिखा हुआ है कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक और संकलन, ठीक है। और किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है? तो पैलेडियम या निकेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, आप देखोगे कि C और C के बीच में डबल बंध है। तो डबल बंध का मतलब ये होता है कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या ये? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जब इसमें निकेल और ये पैलेडियम जब मिलाया जाता है ना, इसकी उपस्थिति में जब ये H2 आपको दिख रहा है ना, H2 यानी जब इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन मिलाया जाता है, H2 मिलाया जाता है इस वाले अभिक्रिया में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसमें निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो ये आपका देखोगे ये बन जाता है संतृप्त। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होते हैं और असंतृप्त में डबल बॉन्ड होते हैं। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तभी जो है कि असंतृप्त में निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो ये जो प्राप्त होता है वो संतृप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वो संतृप्त हो जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक मेरी बात, जब हम लोग भोजन जो पकाते हैं ना, वो भोजन पकाने के लिए उसमें असंतृप्त वसा का उपयोग किया जाता है ना। संतृप्त वसा का प्रयोग नहीं किया जाता है, असंतृप्त वसा का उपयोग किया जाता है। यानी डबल बंध वाले हम लोग जो खाना पकाते हैं उसके अंदर होता है। अब आप देखोगे जंतुओं का जो तेल होता है ना, जीव जंतुओं का जो तेल होता है, उस तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि उस तेल के अंदर जो है ना कि संतृप्त वसा होती है। क्या होती है? संतृप्त वसा होती है, ठीक है। तो वो जो है कि वो खतरनाक होते हैं, हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। ये भी बात याद रखिए कि जंतुओं का जो तेल होता है ना वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें संतृप्त वसा होती है। और हम लोग को चाहिए क्या? तो भोजन पकाने के लिए या खाने के लिए असंतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए। तो आपको बात समझ में आ गया कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि वनस्पति तेलों का, ठीक है, वनस्पति तेलों का पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया कराई जाती है? तो ये हाइड्रोजनीकरण, याद रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा योगात्मक यानी संकलन अभिक्रिया पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगा इसका लास्ट अभिक्रिया, कार्बन यौगिक के जो रासायनिक गुणधर्म है ना उसका लास्ट गुणधर्म लेके आऊंगा, ठीक है। और आपको बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये दोनों अभिक्रियाएं कैसी लगी। लास्ट वाला अभिक्रिया मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।